दोस्तों जय श्री राम। वेलकम अगेन। और आज हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज की। रोमांटिक एज न्यो क्लासिकल एज जब 1798 में खत्म होता है, जो 1660 से लेकर 1660 से रेस्टोरेशन पीरियड के साथ शुरू हुआ था और एज ऑफ सेंसिबिलिटी के साथ खत्म हुआ था, तो उसके बाद शुरू होती है रोमांटिक एज की। रोमांटिक एज इट वॉज अ लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। ठीक है, एक लिटरेरी है, आर्टिस्टिक है और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो 1798 में शुरू हुआ था। ठीक है, लेट 18th सेंचुरी में। और ये जो फ्लोरिश हुआ, इसका जो ज्यादा इम्पैक्ट रहा वो लगभग मिड तक, अर्ली 19th सेंचुरी से लेकर मिड मतलब बीच के 1837 तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें ये अपने चरम पे रहा। और इट emerged एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द एज ऑफ रीजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये क्या था, एक रिएक्शन थी किसके अगेंस्ट थी? द एज ऑफ रीजन। जो एज ऑफ रीजन था, जिसको इनलाइटमेंट एज हम बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में था। और दूसरा क्या था, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें जो औद्योगिक क्रांति चल रही थी वो बहुत चरम सीमा पे थी, तो उसके अगेंस्ट में जो है ये रोमांटिक एज चला था। रोमांटिक एज है, जब उसकी बात आती है तो उसी के साथ शुरुआत होती है लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स, रोमांटिक एज। रोमांटिक एज, रोमांटिक एज विलियम वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक एज एस टी कॉलेज। रोमांटिक एज लॉर्ड वेलन। रोमांटिक एज जॉन केट। रोमांटिक एज पीबी शेली। तो ऐसे प्रोमिनेंट ऐसे पोइट्स हैं, कवि हैं, जो ये रोमांटिक एज है। रोमांटिक एज का मतलब भी अपने आप में विलियम वर्ड्सवर्थ है। ये अपने आप में एक मीन रखता है एस टी कॉलेज के लिए, ये अपने में मीन रखता है जॉन कीट का, शैली हो या लॉर्ड बैरन हो। ये ऐसे प्रोमिनेंट ऐसे फिगर हैं इंग्लिश लिटरेचर में जिनके बिना रोमांटिक एज बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इसका जो अस्तित्व है वो उनके बिना मैं शून्य मानता हूं। आगे पढ़ते हैं। और इट वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। सब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रोमांटिक एज वो किससे इन्फ्लुएंस था, किससे प्रभावित था, तो उसका सीधा आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है। और दूसरा कहता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चल रहा था, जर्मन एंड फ्रेंच एक फिलॉसफी चल रही थी, उसमें इसका ज्यादा प्रभाव रहा रोमांटिक एज पर। और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, जो 1789 में शुरू हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसकी विशेषता ये थी कि इसमें बात करी गई थी, विजुअलिज्म की बात करी गई थी। दूसरा होप्स ऑफ फ्रीडम की बात इसमें करी गई थी। ये अवेकन था, एक जागृत लोगों को करा गया था, कॉमन लोगों को। एंड ये कहता है इक्वलिटी के बारे में बात करी गई थी, समानता का अधिकार इसमें रखा गया था, इसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करी गई थी। तो ये ज्यादा इंपैक्ट है इस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इसी कारण से इसका ज्यादा प्रभाव रहा रोमांटिक एज में। क्योंकि हम जब रोमांटिक एज की जब कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखेंगे इसमें इमोशन जो ज्यादा फोकस रखा गया है, जैसे इम्फेसाइज था इमोशंस के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर, लव ऑफ नेचर के ऊपर देखा गया है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द कॉमन मैन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया था, फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस करा गया था, यूज ऑफ सुपर नेचुरल एंड मिस्टीरियस एलिमेंट्स का इसमें प्रयोग किया गया था। तो हम जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे जी पता चलता है कि आखिर क्यों वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। उसमें सबसे बड़ी बात थी कि उसमें एक तो इंडिविजुअलिज्म की बात करी गई थी, व्यक्तिगतवाद के, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करी गई थी। ये ऐसे कुछ पॉइंट थे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं रोमांटिक केस को। अब इसमें तक तो पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, जब लिरिकल बैलेड्स का जो पब्लिकेशन होता है 1798 में, तो इसी के साथ रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है, जब विलियम वर्ड्सवर्थ और जो एस.टी. कॉलरिज थे, जब उन्होंने एक हमने कंबाइंड वर्क निकाला था, एक कोलैबोरेशन था वर्क का, जब वो निकाला, वो क्या कंसिडर द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट। इस मूवमेंट की शुरुआती मानी जाती है 1798 में लिरिकल बैलेड्स के साथ। तो जब हम कभी लिरिकल बैलेड्स को पढ़ेंगे तो लिरिकल बैलेड्स में हम फिर पढ़ेंगे कि कितने उसमें पोएम्स रखी गई थी, फर्स्ट पोएम कौन सी थी, लास्ट पोएम कौन सी थी, कितने एस.टी. कॉलेज के वर्क थे, कितने जो है इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क थे। तो अभी हम हाल फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें तो यहाँ पे ध्यान देंगे। उसका जब हम विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे या एस.टी. कॉलेज को पढ़ेंगे तो वहां पे हम इस चीज को बड़ी डीपली से इस बारे में डिस्कस करेंगे। अब कहते हैं द रोमांटिक एज दैट हैज एम्फसाइज, इसका जो प्रभाव था इसने किस बात पर जोर दिया, इमोशंस के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर, लव ऑफ नेचर के ऊपर दिया, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द कॉमन मैन के ऊपर ज्यादा प्रभाव था, फोकस था, फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिगतवाद के ऊपर ज्यादा फोकस रखा गया, यूज ऑफ सुपर नेचुरल एंड मिस्टीरियस एलिमेंट्स का ज्यादा भर भर के यहाँ पे कई चीजों का प्रयोग किया गया। तो आप जैसे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का देखोगे तो आपने जैसे राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जिसकी पढ़ी है एस.टी. कॉल, तो आपने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का आपने द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर पढ़ी है।
एसटी कॉलेज के, तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जिसके लिए एसटी कॉलेज जाने जाते हैं, ठीक है। मिस्टीरियस एलिमेंट्स का प्रयोग किया गया, तो इसी अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है रोमांटिक एज का, वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसको पॉइंट ऑफ नेचर इसको बोला जाता है, प्रकृति का कवि इसको बोला जाता है। 1770 से 1850 तक का, 1850 में आपको ये भी पता है कि भाई रॉबर्ट सऊदी के बाद ये पोएट लॉरेट बने थे। 1850 में जब इनके एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद फिर जो टेनिसन उसके बाद पोएट लॉरेट बन गए थे। तो ये नेचर पोएट थे। और दूसरा क्या था कि बिलीव्ड पोएट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। इनका ये मानना था कि जो पोएट्री है वो किस में लिखी जानी चाहिए, इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, आम आदमी की भाषा में, कि जिसमें आम आदमी इस चीज को बड़ी आसानी से समझ पाए और पोएट्री के मीन को समझ, उसके प्रत्येक वर्ड्स को समझ पाए। इसलिए ये इनका ये मानना था कि पोएट्स को जो बहुत आसानी भाषा में, ऐसी भाषा का यूज किया जाना चाहिए जिसको कि कॉमन मैन इजीली समझ जाए। अब इनके जैसे कुछ फेमस वक्त है, जैसे लूसी पोएम्स उन्होंने लिखे, द प्रिल्यूड लिखा था, सोलिटरी रिपल लिखा था, टिंटन अबे उन्होंने लिखा था, लंदन 1802 लिखा था, ठीक है। ये कुछ ऐसे फेमस वर्क्स हैं उनके कि जिनके बारे में इन्होंने रोमांटिक एज में बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है। उसके अलावा ऐसा नहीं कि वो कम, बहुत ज्यादा उन्होंने वर्क्स लिखे। और पोएट्री तो ये है कि ये जीनियस थे, पोएट्री के माने जाते हैं। तो जब विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे तो हम उसके वर्क्स को भी बहुत फिर उनके वर्क्स को भी उसमें हम पढ़ेंगे। दूसरा था एसटी कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज, मास्टर ऑफ इमेजिनेशन एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। एक तो मास्टर इमेजिनेशन के गुरु माने जाते, मास्टर माने जाते थे, और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का उन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया अपने वर्क्स में। अब जैसे इनके द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर देखेंगे तो ये क्या, ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यहाँ पे प्रयोग किया गया। आप कुबला खान को देखेंगे तो ये बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन पे है, ठीक है। क्रिस्टाबेल एक बहुत अच्छी पोएम उन्होंने लिखी हुई, इस प्रकार और भी कई उनके वर्क्स में उन्होंने क्रिटिसिज्म पे भी कार्य किया हुआ है। जैसे जैसे पीबी शैलज है, पीबी शैलज क्या बोला जाता है उनको, रेवोल्यूशनरी थिंकर एंड पॉइंट ऑफ रेडिकल आइडियाज उनको बोला जाता है। ये जो है ये लाइन याद रखना, रेवोल्यूशनरी थिंकर एंड पॉइंट ऑफ रेडिकल आइडियाज, ठीक है। एसटी कॉलेज, मास्टर ऑफ इमेजिनेशन एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ये ईएलएम लिखा है, एलिमेंट्स इसको आप पढ़ेंगे। एसटी को विलियम वर्ड्सवर्थ पॉइंट ऑफ नेचर इनको बोला जाता है। तो आप इनको देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा जो इन्होंने इस चीज के ऊपर कार्य किया, रेवोल्यूशनरी थिंकर्स और पॉइंट ऑफ रेडिकल जो आइडियाज थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया। अब जैसे ओ टू द वेस्ट उन्होंने लिखा था, टू स्काइलार्क उन्होंने लिखा था, प्रोमेथियस अनबाउंड उन्होंने एक फेमस वर्क लिखा था। तो ये ऐसे वर्क्स हैं जिनसे एक उनकी जो पदवी थी रोमांटिक केस में, वो जो बहुत लेजेंड जो पोइट्स थे, बहुत महान जो ग्रेटेस्ट पोइट्स उस समय के रहे थे, उनके बीच में इनका नाम भी लिया जाता है। फिर बात करते हैं लॉर्ड बायरन की बात करते हैं, तो ये क्या नोन फॉर द बायरोनिक हीरो के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अ पैशनेट, रेबिलियस एंड मेलनकॉलिक फिगर्स जिनको माना जाता है, इनके अपने वर्क्स में, अपने पोएम्स में दिखा है। डॉन जॉन इनकी एक फेमस पोएम है जो कि रोमांटिक से बिलोंग करती है। जॉन कीट्स हैं, जॉन कीट्स जिनको पोएट ऑफ ब्यूटी बोला जाता है, पोएट ऑफ आर्ट बोला जाता है, पोएट ऑफ सेंसियस इमेजरी इनको बोला जाता है। और ये क्या था, डेड यंग, बहुत अर्ली एज में मर गए थे, 26 ईयर्स के अराउंड में मर गए थे, बट लेफ्ट लास्टिंग इंपैक्ट ऑन द लिटरेचर। लेकिन एक ऐसी छाप, गहरी छाप उन्होंने इंग्लिश साहित्य के ऊपर छोड़ी कि जो मिटे न मिटाएगी कभी। इतने ज्यादा ये फेमस जो जॉन कीट्स हैं आज भी, आज के लिटरेचर में, ठीक है। अब इनके फेमस वक्त है जैसे ओड टू नाइटिंगेल, अपने ओड के लिए बहुत फेमस जाने जाते थे। ओड, ठीक है, ऑन अ ग्रेसन अर्न लिखा था, टू ऑटन लिखा था, ठीक है। इस प्रकार के ऐसे वर्क्स थे जो डिसेंसी लिखा था उन्होंने। ये ऐसे फेमस वर्क्स हैं कि जो एक लास्टिंग इंप्रेशन जिन्होंने लिटरेचर के ऊपर छोड़ा है इंग्लिश लिटरेचर में। चार्ल्स लैम्ब की बातें करते हैं तो ये तो पोइट्स थे, अब पोएट्री के थे। अब हम प्रोज की बातें करें तो चार्ल्स लैम्ब, जिनको प्रिंस ऑफ एसे बोला जाता है, मतलब निबंधों का राजकुमार इनको बोला जाता है। फ्रांसिस बेकन के बाद दूसरा यदि नाम आता है एसे में तो वो आता है चार्ल्स लैम्ब का। फेमस फॉर हिज एसेस, अपने निबंधों के लिए बहुत फेमस थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने जो एसेस लिखे थे उसमें इमेजिनेशन का बहुत ज्यादा उन्होंने प्रयोग करा था, और जो काफी फेमस रहा, जो एसेस ऑफ इलिया था, जो कलेक्शन ऑफ एसेस था, वो बहुत फेमस रहा उनका। दूसरा कहते थॉमस डी क्विंसी थे, नोन फॉर द कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश
ओपियम ईटर, ये आप ध्यान रखेंगे। यदि आपको पूछा था कि नोन फॉर हु इज नोन फॉर द कन्फेशंस ऑफ इंग्लिश ओपियम ईटर, तो वो कौन है? वो थॉमस डिक्वेंसी को माना जाता है। उसके बाद मैरी शेली की बात करें तो मैरी शेली की वाइफ ऑफ पीबी शेली की वाइफ थी, जो ऑथर ऑफ फ्रैंकेस्टाइन, एक गॉथिक नॉवेल है 1880 में लिखा था, बहुत जबरदस्त वर्क लिखा उन्होंने। ठीक है, उसके तो वॉल्टर स्कॉट है, वॉल्टर नोन फॉर हिस्टोरिकल नॉवेल्स, ये ऐतिहासिक जो निबंध और जो उपन्यास थे उनके लिए जाने जाते हैं। जैसे इवान हो लिखा था उन्होंने, वेबरली उन्होंने लिखा था। तो ऐसे फेमस वक्त थे जो कि रोमांटिक एज में अपनी एक छाप छोड़ के गए। अब कुछ सिग्निफिकेंस है जिनके बारे में बात करते हैं रोमांटिक एज की। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रोमांटिक एज, उनकी क्या सिग्निफिकेंस रही है इंग्लिश लिटरेचर में, वो देखते हैं कि इट रिसेप्ट पोएट्री इनटू एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल इमोशंस। इन्होंने रिसेप्ट पोएट्री की शेप आना नया आकार दिया, जिसमें एक्सप्रेस इस बात को अभिव्यक्ति करी कि पर्सनल इमोशंस कि आदमी की व्यक्तिगत भावनाओं के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। दूसरा क्या था? इट एम्फेसाइज्ड फ्रीडम। इन्होंने किस बात पर जोर दिया? फ्रीडम, स्वतंत्रता के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर, एंड द डेप्थ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, कि मानवता को बहुत ज्यादा, ह्यूमनिज्म की यहाँ पे बहुत बातें करी गई है, इंडिविजुअलिज्म की बातें करी गई है। डेप्थ किस में था? ह्यूमन स्पिरिट में डेप्थ रखी गई है। तो ये खास इंपॉर्टेंस थी और एक खास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनका क्या था, एक बाद इम्पैक्ट पड़ा है जो आने वाले लिटरेचर था उसके ऊपर। इट इन्फ्लुएंस्ड लेटर मूवमेंट्स, जैसे बात के जो मूवमेंट थे, जैसे विक्टोरियन एज जो विक्टोरियन लिटरेचर रहा, या जो सिंबलिज्म का यूज किया गया आगे आने वाले जो लिटरेचर रहा है, तो उस पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है रोमांटिक एज का। इसका रोमांटिक एज है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, ये हमारा खत्म होता है। इसके बाद 1837 से शुरू होता है आपका विक्टोरियन एज, जो 1902 तक चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियोस जो पिछली मैंने वीडियोस बनाई हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, या मेटाफिजिकल मूवमेंट्स रहा, रेनेसा रहा है, रिफॉर्मेशन है, उनके ऊपर ही मैंने वीडियो बना चुका हूँ। आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। और आपको वीडियोस कैसी लग रही है दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट में ये बात जरूर बताइए। और जितने भी अभी जैसे मैंने कहा था जीएससी लेक्चरर के एग्जाम आ चुके हैं, उत्तराखंड जीएससी लेक्चरर के एग्जाम भी उनकी वैकेंसी जो खुली हुई, जो हाल अभी बंद है, वो भी खुलने वाली है। तो आप जितनी जल्दी तैयारी पर लगें वो आपके लिए उतना ही फायदा है, क्योंकि बाद में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग कई ऐसे पार्ट्स, ऐसे पॉइंट्स हैं जो छूट जाते हैं, क्योंकि हम उसको बहुत लेट शुरू करते हैं। अर्ली राइज, पहले उठिए, पहले शुरुआत करिए। तो पहले शुरुआत करने से आपको चीज़ें क्लियर रहेगी और आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी आशाओं के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।